गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। कंजम्पशन फंक्शन दैट मीन्स मीनिंग ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन का क्या अर्थ है, इसे हम दूसरा नाम उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। क्या इसको उपभोग फलन कहते हैं या उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, एक ही बात। तो उपभोग फलन जो है या उपभोग प्रवृत्ति आय उपभोग के परस्पर संबंध को व्यक्त करती है और ये बताती है कि आय के परिवर्तनों के फलस्वरूप उपभोग व्यय में किस तरह परिवर्तन होता है या किस तरह ये परिवर्तित होती है। तो यहाँ प्रोफेसर कुरिहारा ने लिखा है कि उपभोग फलन कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय इन दो समग्रों के मध्य एक फलनात्मक संबंध है। अर्थात कुरिहारा ने लिखा है यहाँ पे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स दैट इज टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। ये कुरिहारा ने डेफिनेशन दी है और इनके बीच में जो संबंध बताया वो बताया कि सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, अर्थात वेयर सी इज द कंजम्पशन, वाई इज द इनकम एंड एफ इज़ द फंक्शनल रिलेशन। अर्थात यहाँ सी को उपभोग जो रिप्रेजेंट किया गया है और आय के स्तर बाई पर निर्भर करता है। इस तरह बाई जो है वह एक स्वतंत्र चर के रूप में है और सी जो है वो एक परतंत्र चर के रूप में सामने आता है। तो यहाँ कीन्स भी व्यय योग्य आय को ही उपभोग का प्रमुख मानते हैं। यह संबंध इस जैसे कहना चाहिए अवधारणा पर आधारित है कि अन्य बातें यथावत रहें, अन्य बातें समान रहें, यथावत रहें। यह हम ये कहते हैं कि यहाँ केवल आय उपभोग संबंध पर विचार किया जाता है तथा उपभोग पर पड़ने वाले अन्य सभी प्रभावों को स्थिर मान लिया जाता है। ऐसी व्याख्या कीन्स ने दी है। तो आय उपभोग का संबंध इस तथ्य की ओर एक जैसे कहना चाहिए इंडिकेशन या एक संकेत है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है। दूसरा यहाँ ये बात सामने आती है, यदि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग पर होने वाले व्यय को प्रदर्शित करने वाली अनुसूची का निर्माण यदि किया जाए तो आय उपभोग के संबंध में व्यक्त करने वाली इस अनुसूची को अर्थात उपभोग प्रवृत्ति की अनुसूची, जिसमें आय के साथ उपभोग तथा बचत के संबंध को बताया जाए, जिसे हम लोग उपभोग प्रवृत्ति की अनुसूची मान के चल रहे हैं, जिसे शेड्यूल ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। तो उपभोग फलन का अध्ययन करने से ये बातें सामने आती हैं कि पहली बात तो यहाँ उपभोग व्यय योग्य आय का फलन होता है, अर्थात आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, पहली बात। दूसरी बात यह सामने आती है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि आय में वृद्धि का कुछ भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है तथा शेष भाग जो है वो बचा लिया जाता है। इस तरह यदि बाई जिसे हम लोग कह के चल रहे हैं व्यय योग्य आय और सी उपभोग पर किया गया व्यय तथा एस हम यदि बचत मान लें तो हमारे सामने ये बातें सामने आती हैं। देखिए ये डायग्राम ये जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले, ये जो सूत्र हमारे सामने आते हैं समीकरण के रूप में देखने को मिलते हैं कि यहाँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा डेल्टा सी इज लेस देन डेल्टा वाई, सेकेंड इक्वेशन के तौर पे सामने आती है। तीसरा जो इक्वेशन है आई माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एस के रूप में दर्शाई जाता है, थर्ड इक्वेशन। तो ये इसमें देखने को मिलती है। तीसरी बात हमारे सामने जो आती है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय में वृद्धि जो होगी वो घटती हुई दर से होती है, अर्थात जैसे जैसे आय की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोग से जो आय का अनुपात है वो घटता जाता है, जबकि बचत के आय का अनुपात बढ़ता हुआ जाता है। ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है।
इसके साथ साथ जो कुरिहरा ने अपने विचार दिया वो इस तरीके से दिया कि यहाँ ऐसे व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में प्रोफेसर सापिरो ने भी लिखा है। तो सापिरो लिखा है द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कंजम्पशन वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम एंड द फ्रैक्शन ऑफ इनकम कंज्यूम्ड वेरियस इन्वर्सली विद द लेवल ऑफ इनकम। अर्थात यहाँ स्पष्ट किया है कि उपभोग का निरपेक्ष स्तर आय के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होता है, जबकि उपभोग किया गया आय का अंश आय के स्तर के साथ विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए दो तीन बातें सामने आती हैं। एक तो है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात हुई है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कि देखिए यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे हम लोग MPC के नाम से जानते हैं। तो जब आय में वृद्धि होती है, या समझ लीजिए, तो उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती है। और कभी कभी यह अवश्य होता है कि आय की मात्रा में जितनी वृद्धि होती है उपभोग की मात्रा में उतनी वृद्धि नहीं होती है। अर्थात उपभोग में वृद्धि का आय में वृद्धि से जो अनुपात होता है वो उसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। प्रोफेसर कुरिहरा ने यहाँ पे एक परिभाषा भी दी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात होता है, या यह आय में परिवर्तन होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन भी की दर है। अर्थात जैसे हम लोग यदि एक सूत्र के तौर पर लेकर के चलें, या जैसे तो यहाँ MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा बाई कह सकते हैं हम लोग, जहाँ MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और डेल्टा C जिसे हम कह रहे हैं वो हमारा उपभोग में वृद्धि है अर्थात इंक्रीजमेंट इन कंजम्पशन है, और डेल्टा बाई जो है वो हमारा आय में वृद्धि जिसे हम लोग इंक्रीमेंट इन इनकम कह सकते हैं। तो यदि हम ऐसा मान लें कि एक व्यक्ति की आय मान लीजिए 1000 रुपये है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें, तो एक व्यक्ति की इनकम जो है 1000 रुपये है और उपभोग में व्यय उसका 900 रुपये खर्च है। तो अब यदि उसकी आय बढ़कर के 1100 रुपये हो जाती है और उपभोग पर व्यय जो बढ़कर के 950 रुपये हो जाता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जानने के लिए बढ़े हुए उपभोग व्यय को यदि हम बढ़ी हुई आय से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये MPC ज्ञात हो जाएगा। अर्थात MPC इज इक्वल टू यहाँ डेल्टा C, अर्थात यहाँ आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई और उपभोग में 50 रुपये की वृद्धि हुई है। तो MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा बाई के सूत्र के अनुसार निकालते हैं तो 50 अपॉन 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 और दैट कम्स 0.5, अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारी 0.5 है। तो ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है। तो यहाँ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यहाँ इसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं। ये विशेषताओं के तौर पर लेकर के चलें तो यहाँ पहली बात जो सामने आती है वो है कि MPC का मूल्य सदैव धनात्मक तथा एक यूनिट एक से कम होता है, अर्थात यूनिटी से कम होता है, अर्थात O लेस देन MPC लेस देन 1, अर्थात आय में होने वाली जो समूची वृद्धि उपभोग पर व्यय नहीं की जाती है। या इसके विपरीत में लेकर के चलें हम लोग, तो जब आय घटती है तो उपभोग व्यय में उसी अनुपात में नहीं घटता और वह कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ऐसी विचारधारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर सामने आती है। दूसरी बात जो सामने आती है कि गरीबों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनिकों की अपेक्षा अधिक होती है। गरीबों की भौतिक आवश्यकताएं उनकी वर्तमान आय से पूरी नहीं होती, अतः जब उनकी आय में बढ़ोतरी होती है तो वे उस अतिरिक्त आय को बढ़ा भाग जो है किस पे व्यय करते हैं, उपभोग पर व्यय करते हैं। ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तीसरे पॉइंट के तौर पर यदि हम लोग लेकर के चलें तो यहाँ एक स्थिति ये भी सामने आती है कि दीर्घकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में लोग अपने जीवन और उपभोग
के संबंध में अपनी आदतों में पर्याप्त परिवर्तन जो है कर लेते हैं। इन दीर्घकाल में उपभोग में लगभग उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है। ये स्थिति भी सामने आती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे हम बात करें तो आय में वृद्धि के साथ साथ एमपीसी भी घटती जाती है हमारी। नेक्स्ट, यदि एमपीसी का मूल्य आय के प्रत्येक स्तर पर समान है तो ऐसी दशा में उपभोग फलन एक सीधी रेखा के रूप में हमारे सामने होगा। सीधी रेखा। यदि आय के स्तर में वृद्धि के साथ साथ एमपीसी गिर जाती है फिर भी ओ लेस देन एमपीसी लेस देन 1, तब उपभोग फलन गैर रेखीय होगा। ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग बात करते हैं। नया टॉपिक जो है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। नई बात हमारे सामने ये है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, जैसे हम लोग एपीसी के नाम से जानते हैं। यह औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, तो ये कुल उपभोग व्यय तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। अर्थात यहाँ कुरिहारा ने लिखा भी है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति को जो है व्यक्त करने के लिए यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कुल उपभोग पर व्यय अपॉन कुल आय, अर्थात एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए सी इज इक्वल टू हमारा जो है कुल उपभोग पर जो व्यय किया जा रहा है उसे व्यक्त करता है, और वाई इज इक्वल टू हमारी टोटल इनकम अर्थात कुल आय है, और एपीसी इज इक्वल टू औसत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे एपीसी भी क्या होता है, घटती हुई स्थिति में जाती है, क्योंकि उपभोग पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात क्या होता है, जैसे घटता जाता है। जैसे हम लोग बात करें अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेकर के चल रहे थे कि व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय थी वो 1000 रुपये है और उसमें उपभोग पर जो व्यय किया जा रहा है वो 900 रुपये है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यदि हम निकालेंगे ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो यहाँ क्या आएगा 900 अपॉन 1000, दैट कम्स 0.9। तो यहाँ इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करें कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम लोग एमपीसी कहते हैं और औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे एपीसी, तो इनमें क्या रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द एमपीसी एंड एपीसी। तो यहाँ 2-3 बातें समझनी होंगी। पहली बात कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन की दर है, पहली बात। दूसरी बात, जब आय में वृद्धि होती है तो एमपीसी घट जाती है परंतु एपीसी की तुलना में अधिक घटती है। इसके विपरीत जब आय घटती है तो एमपीसी तथा एपीसी दोनों बढ़ती हैं, परंतु एमपीसी की तुलना में एपीसी अपेक्षाकृत कम तेज़ी से बढ़ती है। ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर लेकर के चलें तो यहाँ अल्पकाल में एमपीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात एमपीसी लेस देन एपीसी मान लें। नेक्स्ट पॉइंट कि एमपीसी अल्पकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, इसके विपरीत एपीसी दीर्घकालीन विश्लेषण में उपयोगी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर लेकर के चलें तो यहाँ दीर्घकाल में एमपीसी तथा एपीसी दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, दोनों के बीच जो रिलेशन है एमपीसी और एपीसी में ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, देखिए एपीएस जैसे हम लोग कह के चलते हैं। तो औसत बचत प्रवृत्ति समाज की आय और बचत के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है, जिसे हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति को कह सकते हैं कि एपीसी इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, अर्थात टोटल सेविंग अपॉन वाई इज इक्वल टू टोटल इनकम। तो कुल बचत और कुल आय का ये संबंध है। यदि हमें एपीसी ज्ञात हो तो एपीएस को ज्ञात किया जा सकता है, या इसे इस तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है कि बाई कैन नॉट इक्वल टू सी प्लस एस, और दोनों तरफ यदि बाई का भाग दे देंगे तो हमें एपीएस जो मिलेगा एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। अर्थात जैसे अभी एग्जाम्पल में देख रहे थे हम लोग कि इनकम हमारी 1000 है और उपभोग पर व्यय केवल 900 रुपये 900 है, अर्थात 100 रुपये की बचत की जाती है। तो एपीएस निकालेंगे हम लोग तो यहाँ एपीएस इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000 अर्थात 0.1 आएगी। तो हमें एपीसी ज्ञात हो जाएगा, हो तो एपीएस को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है।
तो यहाँ यदि एक में से APC को घटा देंगे तो APS जो है शेष बच जाएगी। तो यहाँ APC इज इक्वल टू निकालेंगे तो APC निकालें तो 1 - 9/10 आ जाएगा, तो ये 0.1 आता है। ठीक है, तो यहाँ एक स्थिति ये भी है कि उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है, यहाँ ये भी समझना एक ज़रूरी है। तो जैसे पहले एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है, तो पहली बात यहाँ सामने आती है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई में वृद्धि होती है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति अर्थात डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई में कमी आती है। दूसरी बात, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई में यदि निरंतर बढ़ोतरी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति C अपॉन वाई जिसे हम लोग कह रहे हैं में वृद्धि होने लग जाती है, और औसत बचत प्रवृत्ति जिसे हम S अपॉन वाई कह रहे हैं उसमें कमी आने लग जाती है। तीसरी बात हमारा जो संबंध है वह है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अर्थात यदि इनको हम एक समीकरण के द्वारा यदि व्यक्त करें तो पहली स्थिति जो हमारे सामने आती है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 या डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। दूसरा समीकरण यहाँ APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 अर्थात C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 के रूप में देखने को मिलता है। ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है, और इस तरीके से जो है ये हमारा कंसेप्ट यहाँ कंजम्पशन फंक्शन की जो डेफिनेशन है या इनके बीच जो रिलेशन है यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। थैंक्स।